हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशिर ज़ैदी और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी की तारीख़ तो खैर बहुत पुरानी ही है, मगर जो चीज़ बार बार उनको वापस पटरी पे लाई है वो है क्रिकेट। और बाद में ये इस्तिलाह भी बनी कि क्रिकेट डिप्लोमेसी जो है वो उसने जो असल डिप्लोमेसी है उसको पीछे छोड़ दिया। मगर 3 साल पहले जब उड़ी का वाक़या 2 साल पहले हुआ तो उसके बाद भारत ने पहली दफ़ा ऐलान किया कि पाकिस्तान के साथ शेड्यूल्ड सीरीज़ ही वो ख़त्म कर रहा है। और उस वक्त भी ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान के साथ कोई मैच नहीं खेला जाएगा, मगर फिर ज़ाहिर है आईसीसी वगैरह ने समझाया कि भाई इंटरनेशनल जो मैचेस हैं उनमें कमिटमेंट होती है। फिर आपने देखा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई और वो ऊपर से हम जीत भी गए, भारत को ही हमने फ़ाइनल में हराया। तो एक दफ़ा फिर क्रिकेट की बातें दोनों 2018 के एशिया कप में भी एशिया कप में हुआ वो हम लेकिन आमने सामने तो हाँ आमने सामने तो थे, क्योंकि इंटरनेशनल कमिटमेंट भारत अब 2012 के बाद से कोई बायलैटरल सीरीज नहीं हुई। अब जो है पुलवामा वाक़े के बाद जो पहली तलवार गिरती है ज़ाहिर है वो क्रिकेट की। और इस दफ़ा भारत ने ये ऐलान कर दिया कि जनाब हम जो है सोच रहे हैं कि वर्ल्ड कप जो है जो कि इस साल जून में होगा यूके में, इंग्लैंड में, वहाँ पर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। और वो सोर्सेज के थ्रू जो है दरादर कभी उधर से आ गए कि भाई जी बाइकआउट कर दो और ये कर दो और वो कर दो। आज मैं ख़बर पढ़ रहा था उनके अपने ही एक टाइम्स नाउ जो है उन्होंने कहा कि जून 16 को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है और तकरीबन 40,000 एप्लीकेशंस सिर्फ भारतीय शायकीन की जमा तरफ से ऑनलाइन उस मैच के लिए आ चुकी हैं। पुलवामा से पहले आई होंगी? नहीं, अभी आई। अच्छा, आज की खबर है सर। बड़े संगदिल भारतीय। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि जी वो कह रहे हैं कि बल्कि असल में तो ये कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है ना ये पाकिस्तान को ही बाहर निकाल दे वर्ल्ड कप से। ओरिजिनल उनकी जो डिमांड है जो कि वो नहीं कह पा रहे हैं, जो प्लान था बेसिकली ये जो हरभजन सिंह साहब हैं बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन ज़ाहिर है नौजवान हैं, जज्बाती हैं। नौजवान तो खैर नहीं अब रहे यार, कम से कम मेरे और साहब के सामने तो बच्चे ही हैं हरभजन सिंह साहब। तो उन्होंने पहले कहा कि जी ये जो है बाइकआउट कर देते हैं पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है। उसके बाद जो सबसे ओल्डेस्ट क्लब है क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया मुंबई, उसकी तरफ से भी ये आ गया जनाब के जी पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है 16 जून को हमें उसका बाइकआउट कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इंडिया के हुक्काम जो हैं ज़ाहिर है आमने सामने तो नहीं कह सकते, ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि यार ये ऐसी तजावीज़ जो सारी की सारी है ना इंतहाई जज्बाती और ये अहमकाना नौयत की हैं। आईसीसी के ओहदेदार हैं डेविड रिचर्डसन जी। उन्होंने बहरहाल कहा है कि 30 मई से ये जो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है बशमूल बर्मिंघम का मैच 16 जून वाला कहीं नहीं जा रहा, ये शेड्यूल के ऊपर है और इस शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। साबिक कप्तान हैं सुनील गावस्कर, उन्होंने इंडिया टुडे को एक इंडिया राजदीप सरदेसाई को उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा जी ये जो सिफारती लड़ाई आप लड़ रहे हैं ना, उन्होंने कहा जी कि जो भी पुलवामा में हुआ मैं ज़ाहिर है कि हुकूमत इंडिया के साथ वो रियासत जो भी करेगी मुझे मंजूर है, अंडरस्टूड बात है, लेकिन ये जो सफारती लड़ाई है ये अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स हैं उन पर लड़ी जाए, क्रिकेट के मैदान को माफ़ कर दें। क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बकौल उनके उसमें और भी मुल्क हैं और वो जाहिर है कि अपने आप को घसीटवाना पसंद नहीं करेंगे। उनका तो मसला नहीं है ना, मसला इंडिया और पाकिस्तान का है। अच्छा, इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि देखें अगर हम जज्बाती हो जाते हैं और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलते, पूल मैच भी नहीं खेलते, तो फ़ायदा किसका होगा? Who wins in that case? If India decide not to play against Pakistan in that World Cup, and I'm not even looking at ahead to the semi-finals and finals, who wins? Pakistan wins. They get 2 points. India every time has so far beaten them in the World Cup. So we are actually conceding 2 points when we could by beating Pakistan in the World Cup actually make sure that they don't qualify for the semi-finals and for the knockout.
जी, गवास्कर कह रहे हैं कि कौन जीतेगा अगर भारत तय करे कि हम नहीं खेलते हैं। पाकिस्तान जीतेगा, उन्हें 2 पॉइंट्स मिलेंगे। भारत पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में शिकस्त देता आया है, क्या ये बेहतर ना होगा कि हम उन्हें ये 2 पॉइंट ना लेने दें ताकि उनका सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता रुक जाए और हम पुलवामा का बदला। अच्छा, मजे ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, और हम पुलवामा का बदला ले लूँ। पाकिस्तानी शायकीन इस पे बड़े खुश हैं, वो कहते हैं यार प्लीज़ करें यार, इस बहाने हम एक मैच तो जीतेंगे ना आपसे वर्ल्ड कप में यार, प्लीज़ करें ना। अगर वॉक ओवर हो जाए। हाँ, वॉक ओवर हो जाएगा तो। अच्छा, गवास्कर जो हैं वो ज़ाहिर है इमरान खान के भी दोस्त हैं। हाँ, उसी और इमरान खान ने बुलाया भी था अपनी हल्फ बर्दारी तो की तकरीब। उन्होंने खान साहब से बतौर दोस्त एक अपील है बराह रास्त। अच्छा, When you took over, you said that it's going to be a new Pakistan. You said that India should take the first step and Pakistan will take 2 steps. But me, a non-politician, just an average sports person, I want to say to you that Pakistan is the one that should take the first step. That Pakistan is the one you ensure that there is no cross-border infiltration. You ensure that those in Pakistan who are creating problems with the activities, the extremist activities, are handed over. Maybe not to India, maybe to the United Nations. You take those first steps and you take those first 2 friendly steps and you see the number of friendly steps India will take. I'm no politician. I'm just a sports person. I know that when Pakistani cricketers, Indian cricketers meet, they are friends. I mean, you're my friend. Wasim's my friend. Ramiz is my friend. Shoaib Akhtar is my friend. We have such a good time when we meet, whether it's in India or outside of India. We have such a good time. And I think the peoples of both the countries deserve that good time. यानी लुब्बे लुबाब जो है, जो अंग्रेज़ी में है, चूँकि मैं बता देता हूँ कि इमरान, आपने बरसर इक़्तिदार आते ही कहा था कि ये नया पाकिस्तान होगा। आपने कहा था कि अगर भारत 1 कदम उठाएगा तो हम 2 कदम उठाएंगे। मैं कोई सियासतदान नहीं बल्कि एक आम सा खिलाड़ी हूँ। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान पहला कदम उठाए। आप यकीनी बना सकते हैं कि सरहद पार से कोई मुदाखलत ना हो। इंतहा पसंदों का आप भारत के हवाले भले ना करें मगर अक़वाम मुत्तहिदा के हवाले कर दें, फिर देखें कि भारत मुस्बत जवाब देता है या नहीं। मैं कोई सियासतदान नहीं, एक खिलाड़ी हूँ। आप मेरे दोस्त हो, वसीम, रमीज़, शोएब अख्तर मेरे दोस्त हैं। हम जब भी मिलते हैं तो खुशगवार वक्त गुजारते हैं। मेरे ख़्याल में दोनों ममालिक के शहरियों को भी इसी तरह के अच्छे वक्त गुजारने का हक़ होना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कई घंटे तक जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है हिमालय की तराई में, उसमें वो एक दस्तावेज़ी फ़िल्म की शूटिंग में मसरूफ़ रहे, वहाँ नाश्ते वाश्ते करते रहे। और उसके बाद फिर वोट लेने के लिए ये जो ताबूत आए हैं, इनके सामने वो सेल्फियाँ ले रहे हैं और अपने हक़ में नारे लगवा रहे हैं। भारत एक तरफ गम में डूबा हुआ है और मोदी जी सब कुछ छोड़ छाड़ के जनूबी कोरिया की यात्रा पे रवाना हो गए हैं। अच्छा, हालांकि ये पहले से तय दौरे मैं सिर्फ ये कहता है टेक्स्ट मैसेज कर देते कांग्रेस वालों को, वो भी कोई टर्म कॉइन कर ले, इमरान का यार, हाँ, कोई इस तरह करके नहीं, वो आप लाइन देना। हाँ। अच्छा, और कांग्रेस के तर्जुमान है रणदीप स्वराज, उन्होंने जी 5 सवालात के जवाब मांगे। उनमें से जो 2 सवालात हैं वो मुझे पसंद आए कि जी हुकूमत ने पुलवामा हमले से 48 घंटे पहले मंजर आम पे आने वाली जैश मोहम्मद की एक वीडियो को कैसे नज़रअंदाज किया। अब ये वीडियो क्या थी मुझे नहीं पता, उसको तलाश करके देखते हैं क्या है। फिर एक सवाल ये है कि दहशतगर्दों को सैकड़ों किलोग्राम RDX जो एक्सप्लोसिव है और M4 कार्बाइन राइफलें और रॉकेट लॉन्चर, ये कहाँ से आए? सही बात है, सरहद पार से तो नहीं। अच्छा, बीजेपी के जो तर्जुमान है रविशंकर प्रसाद, उन्होंने कहा जी लगता ये है कि कांग्रेस और इमरान खान के बयानात कोई एक शख्स ही लिख रहा है, नहीं एक शख्स ही लिख रहा है। दोनों में हैरत अंगेज़ ममासलत है। कांग्रेस ने इस वक्त तनकीद करके अपने चेहरे पे जो मखौटा है वो उतार दिया है और सब पे स्पष्ट हो गया है, पूरी जनता पे, पूरे देश पे, कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ नहीं खड़ी हुई है। कांग्रेस दरअसल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हौसले हैं वो पस्त करना चाहती है और इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, इससे पाकिस्तान ही खुश होगा। ये है सारी चीजें इतनी सुनी लगती हैं ना, मतलब एक ही प्रेस से ये बयान निकलते हैं हर रियासत में। एग्जैक्टली, हर एक ही प्रेस है जो कि वहाँ
बीजेपी और कांग्रेस और यहाँ पीटीआई, नून लीग और वो सारा जो भारत मैं थक गया हूँ, वक्फा ले लेते हैं। वक्फा ले लें, उसके बाद आते हैं। वेलकम बैक। और आज पाकिस्तान की सिविलियन और फ़ौजी क़यादत जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में बैठी और पुलवामा वाक़े पर जो कुछ हो रहा है उसका जायज़ा भी लिया गया। उसके आफ्टर मैथ में इमरान खान इस पर ख़ासी एक मुफस्सिल तकरीर कर ही चुके हैं, जिसमें उन्होंने इंडिया से कहा था कि हम गारंटी देते हैं कि अगर आप हमें कोई सबूत देंगे। आज थोड़ी सी बात आगे बढ़ाई इस कमेटी ने और जो बयान जारी हुआ है उसमें ये कहा गया है कि ये बात अब साबित हो चुकी है कि ये जो वाक़या है वो साहब ये कश्मीर में ही प्लान हुआ, वहीं पे एग्जीक्यूट हुआ, वहाँ पर ही सारा कुछ जो कि हुआ है, इससे रियासत पाकिस्तान का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो जाहिर है 2-3 रोज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उन्होंने चेक भी किया होगा, इसलिए एक स्टेप आगे बढ़े हैं और उन्होंने दोबारा से कहा कि हम अभी भी कहते हैं और गुडविल जेस्चर के तौर पर कि हम सीरियस हैं, आप आएँ हमसे दहशतगर्दी समेत तमाम चीज़ों पर बात करें। हमारी जो ऑफ़र है या जो हम आपको कर रहे हैं कि अगर आपको कोई असिस्टेंस चाहिए इनकी तहकीकात में पुलवामा की, तो हम आपको वो भी मुहैया करने के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि भारत इसका मुस्बत जवाब दे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान जो है वो अगर कोई भी पाकिस्तानी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करता है किसी मुल्क के ख़िलाफ़, तो हम उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। तो ये एश्योरेंस भी साथ साथ गई है, मोर और लेस वही है। लेकिन साथ ही फिर वापस उन्होंने कहा कि ये जो भारत को ये बात समझनी होगी कि कश्मीर में जो कुछ हो रहा है और जो भारतीय काबिज़ अफवाज वहाँ पे उन्होंने जो खून का बाज़ार गर्म किया हुआ है वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है सारी सूरत हाल के लिए, भारत के अपने लिए। और उन्होंने कहा है कि यूएन रेजोल्यूशन जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड मौक़िफ़ है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक हल होना चाहिए। साथ ही उन्होंने एक और ये कहा कि जनाब हम जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ऑब्वियसली एक फॉर्मली ऑथोराइज़ भी किया आर्म फोर्सेस को, जिसके बारे में इमरान खान कह चुके हैं कि अगर आपने कोई एक्शन लिया तो हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं बल्कि रिटेलिएट करेंगे। तो उसमें ये कहा गया कि नेशनल कमेटी ने ऑथोराइज़ किया है फ़ौज को कि अगर कोई जारियत होती है तो इमीडिएटली रिस्पॉन्ड किया जाए। साथ ही उसके अलावा जो सारा है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान के अपनी जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके बारे में भी है। लेकिन अगर कश्मीर पे आप मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे तो पहले उसको ख़त्म कर लें। मैं जो है वो एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मुसल्लह अफवाज के बारे में कहा है कि ये किसी भी जारियत या मुहिम जो इसे निमटने के लिए फ़ैसला कुन और जामे कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है, बेसिकली मोदी साहब ने एग्जैक्टली यही किया अब 3-4 दिन पहले कि उन्होंने कहा है कि हमने अपनी जो सेना है उसको पूरा इख्तियार दे दिया है कि वो जब चाहें जैसे चाहें अपने हिसाब से। बल्कि उस सेना ने फिर 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर ली हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि अब कश्मीरियों को जो है हम सीधा गोली ही मारेंगे अगर किसी ने हम पर हमला किया। अच्छा, एक चीज़ जो है वो इस एलामिया में जो सिक्योरिटी कमेटी का है उसमें ये भी है कि पाकिस्तान में किसी फ़र्द या तंजीम को ताकत के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जा सकती, ये सिर्फ रियासत का हक़ है। बिल्कुल। और फिर उन्होंने वो जो था 2014-15 में जो नेशनल एक्शन प्लान था जी 2014 उसकी जो क्लॉजेस हैं उनका याद है। मुझे एक बात बताऊं मुबशिर कि जब नेशनल एक्शन प्लान पिछले 3 साल से अमल हो रहा है तो ये बार बार हमें क्यों खुद को याद दिलाना पड़ता है कि नहीं अब रियासती रिट की बहाली के लिए हम उस पर और ज़्यादा अमल करेंगे। ये है भाई, वो तो एक ऑलरेडी एक ऑन गोइंग चीज़ है। तो अपने आप को जो बार बार हम याद दिलाते रहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सर इसका मतलब मेरा ये ख्याल है, ये तो खैर ज़रा इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए भी होता है, लेकिन 2014 के नेशनल एक्शन प्लान के बाद हमने देखा कि उसकी बहुत दफ़ा खिलाफ वर्जी हुई
और आपने देखा कि जिस तरीके से मुकम्मल इंतखाबात से अमल दरामद तो खैर कभी भी नहीं होता, लेकिन उसके दो पहलू हैं। देखें, पहले ये हुआ कि तंजीमें जो हैं वो नहीं उनको ऑपरेट करने दिया जाएगा, मगर अचानक हमने देखा कि जमात दावा में से एक निकलती है पॉलिटिकल विंग, और वो बग़ैर इजाज़त जो है वो इंतखाबात में हिस्सा भी ले लेते हैं। तो ये नेशनल एक्शन प्लान का बगैर इजाज़त हिस्सा ले लेते हैं। हाँ, अचानक से लोगों को पता चलता ओहो हो नहीं उन्होंने तो रोकना चाहिए जलसे किए ना सर, वो तो वही मैं कह रहा हूँ ना, रियासत जहाँ फेल तो जो रिस्पॉन्सिबल हैं नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद के, उनके लिए तो कोई चीज़ अचानक नहीं होती ना सर। मुझे लगता है कि नेशनल एक्शन प्लान का जो शॉर्ट फॉर्म है ना, नैप, हाँ, वो सब पे अप्लाई होता है, हमारी तहकीकाती एजेंसीज़ पे भी, हमारी हुकूमतों पर भी। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जैसे भी सही, लेकिन इस मामले में ज़रूर फेल हुई। जो किया था कि भाई हम विटनेसेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हायर किए जाएंगे, आपको याद होगा। अब कर लें, आप नहीं तो करना चाहिए ना, वही आप मैं कर कह रहा हूँ। लेना। तो हो सकता है खुद अपने आप को याद करा दें, यार ओह मैं भूल गया सर करना। तो वो जो है ना, आज के एलामिया में शामिल कर हाँ, देते आज के एलामिया में शामिल करना चाहिए था। और मेरे ख्याल में एलामिया का मकसद यही है कि ख़ुद को याद दिलाएं आप वाली बात कि यार वो ज़रा नेशनल एक्शन प्लान की फ़ाइल ज़रा झाड़ करके वापस तो लेकर के आओ कि उसमें देखें। मगर जिस तरह फिर TLP का धरना, ठीक है, जिस तरह हुआ, जिस तरह फैज़ाबाद ब्लॉक किया गया, उसके बाद अब जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जो उस पर जजमेंट आई है, वो भी इतनी डैमिंग अब है। वक्त आ गया है कि दोबारा नेशनल एक्शन प्लान पे संजीदगी से अमल किया जाए। संजीदगी से, हाँ। अच्छा। बाकी चीज़ें अगर आप रीट्रेट कर ही रहे हैं, हाँ, तो ये भी कर लें। अच्छा, एक और चीज़ जो इंडिया की तरफ से उठाई जा रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान ने अभी जो एक जवाब दिया था फॉर्मली इंडिया को, तो उसमें इंडिया ने कहा कि जी देखें, ना तो आपने दुख का इजहार किया है, ना पुलवामा हमले की मजम्मत की, और सीधा सीधा जो है इमरान की तकरीर पर जो रिएक्शन दिया था कि सीधा सीधा आपने कहा है कि जी अगर आपने किया तो हम भी करेंगे, तो ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं जो समझा हूँ कि पाकिस्तान के साथ मसला है, प्रॉब्लम है कि कश्मीर में अगर जब भी कोई चीज़ होती है इस तरह की, तो वो दुख, मसलन फ़र्ज़ करें कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतें होती हैं, तो पाकिस्तान कैसे दुख का इजहार करे जबकि रियासत इंडिया के कब्ज़े को ही गैरकानूनी समझती है। बिल्कुल। तो वो काबिज़ फ़ौज के साथ अगर कैजुअलिटीज़ होती हैं उनकी, तो पाकिस्तान कैसे उस पर दुख का इजहार कर सकता है। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है। अच्छा, हाँ, और दूसरे ये है कि अगर इंडिजीनियस कोई कार्रवाई है तो पाकिस्तान कैसे मजम्मत कर सकता है, इसलिए कि वो तो ये समझता है कि कश्मीरी जो हैं वो तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो इसमें तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ना पाकिस्तान मजम्मत करने की पोजीशन में है, ना जो है वो अफसोस का इजहार करने की पोजीशन में है, क्योंकि पाकिस्तान उस कब्ज़े को ही गासिबाना समझता है। तो ये फरमाइश करना ऐसी सिचुएशन में कि जी आप दुख का इजहार करें, हाँ, अगर यही CRPF के जो लोग हैं अगर छत्तीसगढ़ में या उत्तर प्रदेश में जो है नक्सलाइट फॉर एग्जांपल जो है वो मारते, तो फिर अगर पाकिस्तान कहता है कि जी है। अच्छा, और पाकिस्तान ने जब भी, ऐसा नहीं है, ब्लैंकेट नहीं है, जब जलजला आया या सैलाब आता है कश्मीर में, तो वो इमदाद की पेशकश और ये कि वो हमदर्दी का इजहार, तो ये सारी चीज़ें जो हैं कंडीशनल हैं कि जब आप उसकी बात करते हैं एक्शन की और उसकी रिटेलिएशन की, तो वहाँ पाकिस्तान का बनता नहीं है कुछ इस तरह रिएक्ट करना जिसके की फरमाइश की जा रही है। एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो है फैटफ के बारे में भी खासी कार्रवाइयाँ की हैं, तो वो और हाफिज़ साहब के बारे में भी, और हाफिज़ साहब के बारे में। वेलकम बैक। और आज जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उसके बाद जो एलामिया आया उसमें पुलवामा के हवाले से जो था उस पर तो हमने बात कर ली। एक और बात उसमें की गई कि हम इस बात की तजदीद करते हैं कि जो बैन लगा है जमात दावा पर और उसकी फलाही तंजीम फलाह इंसानियत फाउंडेशन पर, उसकी हम तजदीद कर रहे हैं, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आज से बैन तस्वुर की जाएंगी।
ये इनकी जो बैन करने का ऑर्डर है वो गुज़िश्ता बरस फरवरी में दिया था उस वक्त के सदर ममनून हुसैन, नाम तो सुना होगा क्योंकि वो कुछ ही उनके ऑर्डर्स थे एक आध, तो वो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के तहत किया था और उसका बैग था कि क्योंकि यूएन ने इनको लिस्ट कर दिया है ग्लोबल टेररिस्ट और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस, तो लिहाजा पाकिस्तान को कंप्लाई करना है। मगर ये ऑर्डिनेंस हस्ब मामूल लैप्स हो गया और जैसे नैप में हमारी फेलिंग्स होती हैं कि हम बस एक चीज़ कर दी और हमने कहा फ़िलहाल तो करें ना, फिर आगे देखेंगे, तो वहाँ से फिर वो लैप्स हो गया और उसके बाद दोबारा से उनके ऊपर से पाबंदी हट गई। गो हाफिज़ साहब की मूवमेंट कुछ हद तक रिस्ट्रिक्ट की गई थी उसके बाद, लेकिन अब आज उन्होंने वो कर दिया है और साथ ही ये कहा है कि जी रियासत के रिट स्टैब्लिश करने के लिए ये कदम उठाया गया। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि शायद 60-65 तंजीमें हैं ना जो कलअदम जी बिल्कुल, जो चौधरी निसार अली खान के ज़माने में जो लिस्ट आई थी 62 या 63 है ना, 63 हैं गालिबन। हाँ, तो ये जो हैं जमातुद दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन, इनके लिए अलग से ऑर्डिनेंस की क्यों ज़रूरत होती है? ये भी उस लिस्ट का हिस्सा क्यों नहीं बनती? ये इसमें देखें शुरू में ये था कि इनमें शेड्यूल होता है, शेड्यूल 5 उसमें डालना होता है, तो उसमें नहीं डाला था, इसकी वजह से वॉच लिस्ट पर आ गई थी। पहले इन्हें टेरर वॉच लिस्ट पर रखा गया, फिर ज़ाहिर है यूएन की वजह से हमें कंप्लाई करना पड़ा और वो ऑर्डर हुआ। उसके बाद ये लोग कोर्ट में भी चले गए, कोर्ट ने बार बार इस चीज़ को, आपको याद होगा कि हाफिज़ सईद साहब को नज़रबंद भी किया गया था और उसके बाद भी ये फिर बात हुई जब इनका सियासी विंग बना, उस वक्त भी याद होगा हमने प्रोग्राम किया था और हमने कहा था मिल्ली मुस्लिम लीग कि अगर इन तंजीमों को और इन तंजीमों के, क्योंकि ओहदेदारान से आपकी भी बात हुई, हमारी भी बात हुई, दोस्त भी हैं बहुत से इनमें से, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि उनको इस प्लेटफॉर्म से हट के एक सियासी प्लेटफॉर्म दिया जाए। बिल्कुल अच्छी ख्वाहिश है, हर चीज़ है, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप वो, लेकिन नेशनल एक्शन प्रोग्राम में जो एक क्लॉज 6-7 है जी, उसके तहत आप नाम बदल के भी काम नहीं कर सकते। लेकिन ये तो पॉलिटिकल विंग था ना, उसके लिए सिर्फ प्रॉब्लम ये हुई उस वक्त, हमने याद है आप कि हमने इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स भी कोट करके कहा था कि अगर हाफिज़ साहब या उनके वाकई चाहते हैं कि पॉलिटिकल साइड पे आएँ, तो उनको कम से कम पाकिस्तानी कौम के सामने आकर के जो है तशद्दुद की पॉलिसी कह लें या वायलेंस, हमारा मौक़िफ़ था कि बैकडोर से ना लेके आए, क्योंकि बैकडोर से आप लेकर के आएंगे तो ये वो चीज़ है जो आपके तो कहीं ना कहीं बॉर्डर होती रहेगी। हाँ, हुई भी नहीं। फिर मसला आ गया फैटफ का, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट पर डाल दिया और उसमें भी कंप्लेंट यही हुई थी कि जमातुद दावा की कुछ ट्रांजैक्शंस हुई थी इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया फिर वो फ्रांस और यूके इन सब ने मिल करके पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डलवाया और फिर अगेन बात होने लगी कि ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो कदम है ये उस ब्लैक लिस्ट को रोकने के लिए, क्योंकि 17 से लेके और आज 22, आज 21 से कल है 22, तो 17 से 22 तक जो है पेरिस में फैटफ का स्पेशल कार्रवाई पूरी करने के लिए, क्योंकि हमारे मैं इसीलिए हैरान था कि देखें पुलवामा के हवाले से जैश मोहम्मद का नाम आ रहा है, तो ये फलाह इंसानियत और ये जमातुद दावा कहाँ से इस मौके पे आ गए? तो वो फैटफ की वजह से है। अच्छा, अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जियो पे अपने शाह महमूद कुरैशी साहब का, तो उनसे शाहजेब ने यही पूछा कि जी भारत कहता है कि ठीक है जी ये इंटरनल कार्रवाई है, लेकिन जिम्मेदारी तो जैश ने ली है और जैश का जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान में है, तो इस बारे में आप शाह महमूद साहब क्या कहते हैं? तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा जी कि भारत की मालूमात शायद पुरानी है, मसूद अजहर इस वक्त खासे अरसे से बीमार और महदूद हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये खबर ठीक है, अच्छी मेरा बात मुंह बंद है, लेकिन क्या ये खबर एक ऐसी तंजीम जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि काम नहीं कर सकती है, उसका लीडर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को बताना चाहिए था या नहीं? मतलब रिपोर्टर कोई बता देता, कोई बात नहीं, हाँ आप बता देते, मैं बता देता मुझे, लेकिन अब ये जो जुमला है ये देखें कैसा उठ रहा है। हाँ वही ना, और उठेगा। और फिर 5 तारीख को खैर इसी माह की वो इस्लामाबाद में भी एक कोई जलसा वलसा भी हुआ है, सुना है बन्नू में भी हुआ है, जिसमें वो बीमार साहब जो है वो हशाश बशाश लग रहे थे, वो दैट्स अनदर थिंग। बट
ये जो है देखिए, मेरा अपना कहना यह है कि जैसे मोहम्मद जब से 99 में हाईजैकिंग का वाक़या हुआ था, फिर ये वापस आए थे, तो पाकिस्तानी रियासत को थोड़ी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। आपको याद होगा पठानकोट का जब वाक़या हुआ था, उससे पहले जो पाकिस्तान और भारत की बातचीत हो रही थी, उसमें ये बात तय हो गई थी कि अब रियासत नहीं इन्वॉल्व है, मगर हो सकता है कि कुछ गैर रियासती जो तंजीमें हैं वो अपने तौर पर ऐसी हरकत करें और जिससे जंग का माहौल बन जाए और दोनों ममालिक के दरमियान फिर कन्फ्रंट्रेशन हो जाए। मगर फिर पठानकोट हो गया, फिर उड़ी हो गया और अब पुलवामा हो गया। वो आपके जो दोस्त हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, क्या नाम है? अमजद शोएब। अमजद शोएब साहब, अमजद शोएब साहब जो हैं, मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने जैश के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी कि बहुत सी एजेंसियों का ख्याल है और बहुत से लोगों का, और ज़ाहिर है वो एक बाखबर आदमी है कि ये डबल एजेंट है। अच्छा, 99 में जब ये आए थे ना, मेरा पक्का ये ख्याल था और मैंने उस वक्त के DGISPR को अपना ख्याल से मुतला भी किया था। मैंने कहा था कि मुझे भी ये लगता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अमजद शोएब साहब भी यही कह रहे हैं। हाँ, तो अमजद शोएब साहब सर बड़े आदमी, हम तो छोटे आदमी हैं ना। बस एक वक्फा ले लेते हैं क्योंकि कुछ तस्करा बलूचिस्तान में सैलाब और जो वहाँ तबाही हो रही है उस पर भी करना है वक्फे के बाद। मौसम की थोड़ी बात की जाए, अनयूजुअली बारिशें हो रही हैं पूरे मुल्क में, बर्फ़बारी हो रही है। अच्छा भी है, अच्छा नहीं भी है, क्योंकि जो वाटर टेबल है, डैम्स भर रहे हैं, वाटर टेबल ऊंचा हो रहा है, शायद फसलों के लिए अच्छी बात हो। लेकिन यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में इन्हीं बारिशों से 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं, पंजाब में 9 अमवात हुई हैं, और बलूचिस्तान जो है वहाँ से भी ख़बरें आ रही हैं। चूँकि ज़ाहिर है बलूचिस्तान एक निगलेक्टेड सूबा है, उसकी रेटिंग नहीं है, तो उसकी ख़बरें भी उसी तरह पैदल आती हैं। सैलाब भी खबर नहीं होती, सैलाब भी खबर नहीं आती। जो बलाओं के तदारुक का इदारा है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सूबाई, जिसका नाम बहुत पसंद, मैंने उसका उर्दू तर्जुमा कर दिया ना, उसके मुताबिक पिछले 2 रोज़ से जो शदीद बारिशें हुई हैं बलूचिस्तान में, उससे सूबे भर में 450 के लगभग ख़ानदान मुतासिर हुए हैं। सबसे ज़्यादा मुतासिर लसबेला का ज़िला है, जहाँ 200 ख़ानदान जो हैं मुतासिर हुए हैं। 3 वहाँ अमवात हुई हैं, कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं। ज़ाहिर है कि ज़िले में एमरजेंसी नाफिज़ कर दी गई। इसके अलावा अनयूजुअली बर्फ़बारी भी हुई है जो बालाई इलाके हैं बलूचिस्तान के। और अली शाह भी इस वक्त ज़ाहिर है कि कोयटा में मौजूद हैं, जहां मौसम बड़ा सख्त है। अली शाह, ज़रा बताइए किस वक्त मौसमियाती नक्शा क्या है आपके सूबे का? जी, इस वक्त तो कोयटा में इस वक्त बारिश तो नहीं है, बर्फबारी की भी कहीं से हमें इस वक्त तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन 2 रोज तक शुमाली बलूचिस्तान, कोयटा, मरकजी बलूचिस्तान, मकरान बेल्ट और लसबेला की भी आपने बात की, इन इलाकों में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला मुसलसल जारी रहा। आदाद व शुमार तो आपने दिए, 3 अफराद अभी तक जांबाक हुए हैं जिला लसबेला में। जो डायरेक्टर जनरल है प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इमरान जरकून का कहना है कि 450 खानदान जो हैं वो इससे मुतासर हुए हैं। ये अक्सर जो फैमिलीज है ये जिला लसबेला में है, मकरान डिवीजन में है। मकरान डिवीजन में जितने भी डैम्स बनाए गए थे, मेरानी डैम है, बेला डैम है, उनमें पानी भर गया है। पानी जो है आबादियों में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से लोग जो है वो मुतासिर हो चुके हैं, वहां से निकल चुके हैं, उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो शुमाली बलूचिस्तान है, जिनमें ज़ियारत है कान में तरजई, मुस्लिम बाग, तोबा का कड़ी, तोबा अचिकजई, यहाँ पर बर्फबारी हुई है। यहाँ पे कोई जानी नुकसान की हमें इत्ला नहीं मिली है। अलबत्ता ये सारा जो इलाका नहीं, है तो बर्फबारी तो अलीशा वहाँ होती ही है, ये क्या गैर मामूली बात इसमें क्या है? गैर मामूली कोई बात नहीं है, लेकिन ये खुशी की बात है और लोगों ने सुख का सांस लिया है। लोग बहुत ज्यादा खुश है। वजह यह है कि बलूचिस्तान का ये जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया, ये कई सालों से बदतरीन खुशकसाली की लपेट में है। यहाँ पर जो पीने का पानी है 1200 फुट, 1500 फुट, 1000 फुट की गहराई से जो है लोग पानी निकालते हैं, ट्यूबवेल्स के जरिए ज़रूरी मकासद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बल्कि अब तो ये हुआ है कि जो सरसब्ज दरख्त थे वो लोगों ने मजबूरी उनको काटने पड़े
और लोगों ने बहुत से इलाके ऐसे हैं, खासकर चमन और किला अब्दुल्ला की अगर मैं बात करूं, इन इलाकों से काफी लोगों ने हिजरत किया है, माइग्रेट किया है, क्वेटा आए हैं। पीने का पानी जो है वो दस्तयाब नहीं है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान में एक रफ जो आदाद व शुमार है, 70% लोगों का इन्हिसार वो एग्रीकल्चर और अच्छा ये बताइए अलीशा, ये जो मकरान वगैरह का आपने जिक्र किया नसीराबाद का, यहाँ फ्लैश फ्लड्स जो हैं वो आते रहते हैं। मैं खुद 98 में जो आया था या 2002 में आया था, मैं उसका विटनेस हूँ। उस वक्त बड़ी यकीन दहानियाँ कराई जाती हैं जो फ्लैश फ्लड्स के मुतासरीन होते हैं उन्हें। बाद में क्या होता है कि वो अल्लाह ताला ही उनकी मदद करता है या रियासत को अपने वादे याद रहते हैं? आपने क्या देखा क्या है? रिवायती जवाब नहीं दीजिएगा। मेरे ख्याल में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च होता है, वादे किए जाते हैं, यकीन दहानियां जो है वो कराई जाती है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ नहीं होता है। पहले तो हम ये रो रहे हैं कि जी खुश्कसाली है, पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं है, लेकिन नतीजा ये होता है कि थोड़ा सा भी बारिश हो जाए तो फिर नदी नाले जो है उसमें तुग़यानी आती है, लोग मुतासर होते हैं। नसीराबाद में 2010 में और 2011 में बड़ी तादाद में यानी लाखों अफराद जो है उस वक्त सिंध से और बलूचिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट है, जाफराबाद, नसीराबाद, जलमक्सी। अलीशा मुझे बताएं, हाँ वही अलीशा ये बताइए, ये जो बहुत अच्छा किया उन्होंने, PDMA का दफ्तर का दौरा कर लिया कोयटा में ही, हालांकि मुतासरा इलाकों में भी वो जा सकते थे। एक बड़ी दिलचस्प इत्तला मैंने सुनी कि जी 4 फौजी हेलीकॉप्टर और 1 सूबाई हुकूमत का हेलीकॉप्टर इमदादी कामों के लिए तैयार खड़े हैं। यानी अभी सूरत हाल ऐसी नहीं है कि ये इनसे काम लिया जा सके, अलबत्ता तैयार खड़े हैं। देखिए मेरे ख्याल में अब तक चूंकि एक जिला लसबेला था, वहाँ पर कोई 50 या 60 अफराद जो थे वहाँ पे वो फंस गए थे, लेकिन डिप्टी कमिश्नर और जो जिला इंतजामिया है उनको वहाँ से निकाल कर महफूज मकामात की तरफ उनको मुंतकिल कर दिया गया है। तो ये हेलीकॉप्टरों के जरिए किया गया है? नहीं, ये जिला इंतजामिया ने अपनी मदद मैं हेलीकॉप्टरों की बात कर रहा हूं। कुछ लोग फंसे हुए हैं, आपके इत्तला से लोग फंसे हुए हैं? नहीं, अभी तक कोई फंसे नहीं है। इस वक्त जाहिर है हेलीकॉप्टर जो है वो क्वेटा में ही मौजूद है। ये मीडिया ने भी थोड़ा सा उसमें एग्जेजरेशन किया। चीफ मिनिस्टर का बयान सिर्फ ये था कि ये तैयार है, अगर लोग फंस जाते हैं तो उनको वहां से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता ये हुआ है कि 25 कोई ट्रक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ज़ाहिर में कुछ ना कुछ तो कर रहा होगा। एक तस्वीर ने मेरी आज जो है ना तवज्जो बिल्कुल ही वो कर ली, वो थी गवादर में कि वहाँ बारिश हुई और पानी जब भरा है वहाँ पे नदी नालों में तो बच्चे जा कर के यूं देख रहे हैं कि जैसे पानी को है। हाँ कि ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़, ये कहाँ से आया? आपको पता है गवादर में कितनी ज़्यादा जो है ज़रूरत थी गर्मियों में, तो जाहिर है कि बहरी जहाज़ से भर के पानी जाता है। बिल्कुल। आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, कॉलिंग डे भी है। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।